दोस्तों, किसी महान थिंकर का कहना था कि जितनी भी बड़ी शख्सियत होती हैं, जो बड़ी पर्सनालिटीज को कैरी करती हैं, वो किसी छायादार फलदार वृक्ष की तरह होती हैं, जो अकड़ कर खड़ी नहीं रहती बल्कि झुके हुए रहते हैं। उनके होने से उनके आसपास एक ऐसा माहौल होता है कि सब उनका फायदा उठा पाते हैं और वो उससे बदले में कुछ भी नहीं चाहते। कुछ ऐसे ही थे सर रतन टाटा, जो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी उनके किए कारनामे और उनकी यादें लोगों के दिलों में बसती हैं। सर रतन टाटा एक बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही, लेकिन इसी ही के साथ वो एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग थे, जिसकी तारीफ आज उनके इस दुनिया में ना रहने के बाद हर कोई कर रहा है। हर कोई जो उनसे जुड़ा था या फिर नहीं भी जुड़ा था, वो इतना तो जानता है कि उनका कोई हेटर नहीं था। हर कोई ये जानता है कि वो देश की प्रगति के लिए कुछ महान काम कर रहे थे। हर कोई ये जानता है कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये था कि भारत को किस तरह से एक बेहतरीन प्रगतिवान देश बनाया जा सके, और उसमें टाटा ग्रुप की जो भागीदारी है उसका एक बड़ा योगदान रहा है। इसी ही के चलते सर रतन टाटा को लोग आज इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके विचारों में देश का आम नागरिक था। इसीलिए दोस्तों, आज ये जानना जरूरी है कि सर रतन टाटा ने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की थी, उनकी जर्नी में क्या उतार चढ़ाव आए थे, किस तरह से उन्होंने टाटा ग्रुप को $5 बिलियन की कंपनी से $100 बिलियन की कंपनी बनाया, और किस तरह से वो लोग जो उनसे कभी मुलाकात भी नहीं किए, आज उन्हें एक महापुरुष की तरह देखते हैं। जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज इस वीडियो में। दोस्तों, सर रतन टाटा का जन्म ईयर 1937 में दिसंबर मंथ में एक ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली टाटा फैमिली थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके पिता नवल टाटा और उनकी मां सुनी टाटा, इन दोनों के बीच में आगे आने वाले वक्त में कुछ बड़े विवाद होने वाले थे, जिसके चलते ईयर 1947 में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। फिर रतन टाटा महज 10 साल के ही थे। उस वक्त उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया, जिनका नाम था नवज़बाई टाटा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रतन टाटा के जो पिता थे नवल टाटा, वो नवज़बाई टाटा के सगे बेटे नहीं थे। उन्हें नवज़बाई टाटा ने अडॉप्ट किया था एक पारसी ऑर्फनेज से, लेकिन टाटा परिवार में कभी भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया गया कि वो अडॉप्टेड हैं, और इसीलिए रतन टाटा जो कि नवल टाटा के बेटे हैं, उन्हें नवज़बाई टाटा बहुत प्यार करती थी। जब माता पिता अलग हो गए तो रतन टाटा के पालन पोषण की ज्यादातर जिम्मेदारी उनकी दादी ने ही उठाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रतन टाटा के एक छोटे भाई भी हैं, जिनका नाम है जिमी टाटा, जो कि टाटा कारोबार से बहुत दूर रहते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हजारों करोड़ के मालिक होते हुए भी टाटा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और सादगी से अपना जीवन जीते हैं। इसी ही के अलावा रतन टाटा के हाफ ब्रदर नोएल टाटा भी हैं। नोएल टाटा उनके पिता की दूसरी वाइफ के बेटे हैं। उनके पिता ने एक दूसरी शादी करी थी सिमोन टाटा से, उससे नोएल टाटा का जन्म हुआ था। और माना यही जा रहा है कि रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट और टाटा बिजनेसेस की ज्यादातर जिम्मेदारी नोएल टाटा के कांधों पर आ सकती है। नोएल टाटा का एक बड़ा परिवार है, जिसमें उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, जो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तौर पे अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर सर रतन टाटा के शुरुआती दिनों की बात करें तो उन्होंने अपनी अर्ली स्टडीज केपिन स्कूल से करी। केपिन स्कूल एक कैथोलिक स्कूल हुआ करता था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ईयर 1955 में रिवरडेल कंट्री स्कूल से करी, जो कि न्यूयॉर्क में बेस्ड है। इसके बाद हायर स्टडीज के लिए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया। इस यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने आर्किटेक्चर में बैचलर्स की डिग्री हासिल करी। इसके बाद साल 1961 में उन्होंने टाटा स्टील को एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया। एज एन एम्प्लॉय यानी कि वो सिर्फ एक कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे थे। आजकल देखा जाता है कि जितने भी बड़े बिलियनियर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके परिवार का कोई शख्स होता है तो वो सीधे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन सर रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल किया और वो शुरुआती दौर में एज एन एम्प्लॉय अपनी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। इसके बाद उन्होंने सही माध्यम से अपनी कंपनीज के अंदर मेहनत की, अपना जज्बा दिखाया। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ। लेकिन साल 1962 में एक समय ऐसा भी आया था जब सर रतन टाटा बताते हैं कि वो शादी कर सकते थे।
बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर रतन टाटा ने 86 साल की अपनी उम्र बिना शादी किए कैसे गुजार दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया हुआ है कि साल 1962 में एक ऐसा मौका आया था जब वो शादी करने के बहुत करीब थे, लेकिन उस वक्त इंडिया और चाइना की एक बड़ी वॉर शुरू हो चुकी थी। उस वक्त रतन टाटा अमेरिका के अंदर थे, उनकी जो लव इंटरेस्ट थी वो भी अमेरिका में थी और उनकी फैमिली वालों का कंसर्न था कि उनकी डॉटर इंडिया कैसे जा सकती हैं जब चाइना ने वहां पर अटैक किया हुआ है। सर रतन टाटा कॉन्फिडेंट थे कि वो आगे आने वाले वक्त में इंडिया में ही रहेंगे, लेकिन दोस्तों उनकी फियांसी की फैमिली इस पर राजी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी डॉटर इंडिया जाए और इसी ही के चलते सर रतन टाटा की शादी नहीं हो पाई और शादी टूट गई। आगे चलकर बहुत सारे इंटरव्यूज में सर रतन टाटा से जब डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपने अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेले बिताई है, आपकी कोई फैमिली नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, क्या आपको अकेलापन महसूस हुआ है, तो इसका जवाब भी सर रतन टाटा ने बहुत ज्यादा ईमानदारी से देते हुए कहा है कि हाँ, मुझे कई बार अकेला महसूस होता है, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आते हैं मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए समय निकाला, मैं वो काम कर पाया जो मैं करना चाहता था। दोस्तों फिर आता है साल 1991 का समय, जब रतन टाटा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, जब उनके अंकल जे.आर.डी. टाटा रिटायरमेंट लेते हैं। साल 1991 में जे.आर.डी. टाटा के रिटायरमेंट के बाद टाटा ग्रुप की कमान डायरेक्टली रतन टाटा के हाथ में आती है और वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं। तब उस वक्त टाटा ग्रुप की जो वैल्यूएशन है ये $5 बिलियन के करीब थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले 20 सालों तक रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को संभाले रखा और ना सिर्फ संभाले रखा बल्कि उसकी ग्रोथ कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। साल 2012 में जब वो अपनी कंपनी से रिटायरमेंट लेते हैं एज अ चेयरमैन, तब टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन $100 बिलियन की थी। जी हाँ, और दोस्तों इस जर्नी में उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल एक्विजिशन किए, इंडिया से बाहर टाटा ग्रुप का तेजी से एक्सपेंशन किया। इसमें टेटली कंपनी का नाम भी शामिल है, जो यूरोप की एक बड़ी कंपनी थी जो कि चाय बनाती थी, और टाटा टी ने इसे अक्वायर कर लिया। साल 2008 को कौन भूल सकता है, जब यूएस में एक बड़ी मंदी फैली हुई थी जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में और यूरोप में हो गया था। उस वक्त फोर्ड एकदम दिवालिया होने की स्थिति में आ गया था और उस वक्त रतन टाटा ने फोर्ड से जैगवार और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स को बहुत ही कम दामों में खरीद लिया। दोस्तों साल 2008 में रतन टाटा का जैगवार और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स को एक्वायर करना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, न सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, क्योंकि हर भारतीय को इस पर गर्व महसूस हुआ था। क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए थे जब रतन टाटा श्योर नहीं थे अपने पैसेंजर कार के बिजनेस को लेकर, तब फोर्ड के मालिक ने उनसे कहा था कि वो उनका बिजनेस एक्वायर करके उन पर एहसान कर सकते हैं। हालांकि ये बात आगे बढ़ी नहीं और पैसों को लेकर ये बात रुक गई, लेकिन एक बार फिर से ये मोमेंट आया जब फोर्ड को टाटा की जरूरत पड़ी और उस वक्त टाटा ने उनके बिजनेसेस को एक्वायर किया और तब फोर्ड का कहना था कि आप एहसान कर रहे हो हम पर हमारे बिजनेसेस को एक्वायर करके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त लॉस में जा रहे जैगवार और लैंड रोवर में आगे चलकर टाटा ग्रुप ने इतने बड़े बदलाव किए कि इंटरनेशनली उनके व्हीकल पैसेंजर का बिजनेस 80% के करीब का जो रेवेन्यू है वो लैंड रोवर और जैगवार की सेल से ही आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप में रतन टाटा ने कुछ बड़े कारनामे किए हैं जिसके चलते आज उन्हें याद किया जाता है। और यही रीजन है कि सर रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण दिया जाता है, जो कि देश का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया जाता है, जो देश का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और अब तो महाराष्ट्र की सरकार आग्रह कर रही है केंद्र सरकार से कि रतन टाटा को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। दोस्तों सर रतन टाटा के विजन में हमेशा से हिंदुस्तान का एक आम नागरिक रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें साल 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो में देखने को मिलता है, जो कि एक छोटी कॉम्पैक्ट कार थी, 1 लाख रुपए में आ जाती थी। उस वक्त टाटा ग्रुप एकमात्र ऐसी कंपनी थी दुनिया में जो 1 लाख की टाटा नैनो भी बेच रही थी और 1 करोड़ की जैगवार लैंड रोवर भी सेल कर रही थी। हालांकि ये बात अलग है कि टाटा नैनो का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन आज भी लोग जानते हैं और ये मानते हैं कि रतन टाटा आम हिंदुस्तानी की कितनी परवाह करते हैं और ये शायद उनकी विरासत में उन्हें मिला है, क्योंकि टाटा ग्रुप हमेशा से अपनी चैरिटेबल कामों के लिए जाना जाता रहा है, जिसने हमेशा से हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा किया है। टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज जितना प्रॉफिट कमाती हैं वो 66% के करीब टाटा ट्रस्ट के जरिए डोनेट कर देती हैं, अपने सोशल वर्क में लगा देती हैं। और यही रीजन है कि टाटा ग्रुप से कोई भी शख्स दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनीज में कभी भी प्रॉफिट को
वेल्थ एक्विजिशन के लिए नहीं यूज किया गया। इंस्टेड इसका इस्तेमाल सोशल कार्यों के लिए किया गया, जिससे आम नागरिकों तक बड़े इम्पैक्ट्स पहुंचे हैं। और यही रीजन है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज ने 102 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के डोनेशंस अब तक कर दिए हैं। अगर ये डोनेशंस ना किए जाते तो शायद आज रतन टाटा दुनिया के दूसरे या तीसरे सबसे रईस शख्स हो सकते थे, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं चाहिए थी। और उनकी हम्बलनेस के जो किस्से हैं वो बहुत ज्यादा है। 26/11 में जब ताज होटल में अटैक हुआ, जो कि एक खुद टाटा ओन्ड प्रॉपर्टी है, उस वक्त भी रतन टाटा सुकून से नहीं बैठे। उन्होंने तो प्रशासन को ये भी कहा कि चाहे तो आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी बॉम्ब से उड़ा दीजिए, लेकिन सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और आतंकवादियों को पकड़ लिया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड के दौर में 500 करोड़ से ज्यादा के डोनेशंस किए ताकि आम नागरिकों की मदद हो सके। बहुत सारे लोग जानते हैं कि रतन टाटा को जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव था, खासकर डॉग्स से। उनके खुद के पास कुछ डॉग्स थे जिनकी वो बहुत ज्यादा परवाह करते थे। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि किस तरह से यूके की रॉयल फैमिली ने उन्हें किस दिन इनवाइट किया था, लेकिन वो उस इवेंट को अटेंड नहीं कर सके क्योंकि उनका एक पेट डॉग बीमार पड़ गया था। और जब लोग इस बात को जानते हैं तो वो रतन टाटा की दिल से इज्जत करते हैं। वो समझते हैं कि किस तरह से ये शख्स आम जानवरों के लिए वैसे ही परवाह करता है जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनीज में काम कर रहे हर एम्प्लॉय का वैसे ही ध्यान रखा जैसे परिवार का ध्यान रखा जाता है। 26/11 के अटैक में ताज होटल के अंदर मारे गए स्टाफ मेंबर्स को, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट दिया गया। उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा टाटा ग्रुप ने ही उठाया। और यही हमें पता चलता है कि किस तरह से रतन टाटा टाटा ग्रुप को शेप कर रहे थे। खास बात यह है कि एक बार रतन टाटा जी से ये पूछा गया था कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस लिए याद करें। तो वो चाहते थे कि लोग मुझे मेरे काम के लिए याद करें, मैं कुछ प्रयास कर रहा था करने का, उसके लिए याद करें। उनके विजन में वो इंडिया को एक बेहतर और पावरफुल इकोनॉमी बनाना चाहते थे और इसीलिए टाटा ग्रुप की हर कंपनी का योगदान देश की प्रगति में रहा है। क्या लगता है आपको, क्या रतन टाटा जैसा मुकाम कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई और बिजनेसमैन आगे आने वाले वक्त में हासिल कर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सर रतन टाटा ने अपनी लाइफ में क्या बड़े कारनामे किए हैं, इसके लिए आज लोगों के दिलों में उनके लिए इतनी ज्यादा जगह है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय टाटा, जय श्री श्याम।